क्योंकि आज है बड़ा दिन और लोकतंत्र का त्योहार, यानी कि चुनावी मौसम, चुनावी मिजाज आज देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां पर पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से कुछ सीटों पर शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ मिजोरम की 40 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत। और इसी बीच में जनता यह तय करेगी कि कौन से प्रत्याशी को उसे चुनना है। पार्टीज की तरफ से अदिति पूरी जोर आजमाइश की गई, न सिर्फ गारंटी के साथ, घोषणा पत्र के साथ कि कैसे जनता को लुभाया जाए, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो यही जनता जनार्दन जानती है। बिल्कुल पूर्णिमा, और धान, किसान, आदिवासी, जल, जंगल, ये तमाम मुद्दे और इसके साथ साथ महिलाओं को साथ में लेते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी रही तो दूसरी तरफ घोषणा पत्र को भरोसा पत्र बताया। और देखिए आज भी लगातार डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बाकी पार्टीज ने भी मोर्चा स्टार प्रचारकों के तौर पर उनके नेताओं ने संभाल रखा है। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हमें बात करनी होगी, क्योंकि अपडेट यह है कि पहले चरण का मतदान जारी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और वो सिर्फ 10 सीटें हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 सीटें। अब बात करते हैं 2018 के चुनावों की, नतीजे क्या रहे 2018 के चुनाव में, क्योंकि एक बड़ा बदलाव जिस इलाके में ये जो चुनाव है, यहाँ से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से, और पिछली बार ऐसा कहते हैं कि जहां जिन 20 सीटों पे आज चुनाव है वहां को जिस पार्टी ने साथ लिया पूर्णिमा, वो पार्टी का रायपुर के सिंहासन पर कब्जा रहता है। और 19 सीटें अदिति, आई मस्ट मेंशन, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में 2 बाई इलेक्शन में गई, उससे पहले 17 सीटें। अभी देखिए आंकड़ा आपके सामने, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में ओवरऑल सीट्स में से कितनी सीटें गई। 68 सीट्स थी कांग्रेस के पास और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी। बीजेपी के पास 15 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। एक बड़ा बदलाव, 15 साल की राजनीति को अलविदा बीजेपी ने कहा था इस बार छत्तीसगढ़ में 2018 में जब चुनाव हुए थे। और देखिए मतदान राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और बस्तर में फिलहाल शुरू हो चुका है और इसी बीच में सायरन बज चुका है। बड़ी खबर यह है कि पहले चरण का मतदान इस वक्त जारी है। जगदलपुर, चित्रकोट सीट में भी मतदान इस वक्त शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर 5 बजे तक मतदान होगा और दोपहर 3 बजे तक बाकी की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज जिन 20 सीटों पर हम एनालिसिस करने वाले हैं, 223 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसी बीच में पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कर दी गई है, क्योंकि अदिति सबसे बड़ा चैलेंज ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और डेलिकेट एरियाज है, तो ऐसे में पोलिंग बूथ तक लाना लोगों को एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल, और क्योंकि 2900 बूथ तैयार किए गए हैं, जिसमें से 650 बूथ नक्सल प्रभावित हैं, तो पूर्णिमा सुरक्षा की जो व्यवस्था है, इंतजाम है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में केवल 90 सीट होने के बावजूद हर बार 2 चरण में चुनाव होते हैं और 650। और देखिए अभी क्योंकि वोटिंग की शुरुआत 7 बजे से हो चुकी है, 8:05 हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 सीटों पर इस वक्त 223 प्रत्याशी जो मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना शुरू हो चुका है और सभी सीटों पर इस वक्त वोटिंग का आगाज हो चुका है। क्योंकि 8 बज चुके हैं, मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। टीना करमवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। स्वागत टीना आपका। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीतीश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बाकी मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन आप ही से मनीष गुप्ता जी मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि हालांकि ये फर्स्ट फेज है, छत्तीसगढ़ का 20 सीटें हैं ये सिर्फ, लेकिन ये 20 सीटें करो या मरो की स्थिति दोनों ही पार्टीज के लिए पैदा करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस 2018 में मजबूत इन 20 सीटों में रही। बीजेपी ऐसा क्या करिश्मा करने की कोशिश करती नजर आई कि सेंधमारी करे और 15 साल की सियासत को जो उसने अलविदा कहा था उसमें शायद कुछ बचा पाए इस बार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चेंज नहीं दिख रहा है। जो कांग्रेस की सरकार है वो ऑलमोस्ट बीजेपी के पैटर्न पर शांति से काम कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं। महादेव ऐप घोटाला के बारे में ईडी ने भी चर्चा की, बताया कि कैसे उनके हिसाब से भूपेश बघेल जी ने 500 करोड़ लगभग ले लिए और वो कहाँ खर्च कर दिए नहीं पता। आने वाले समय में इसके पीछे कुछ हो सकता है। क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि इसका इतना इम्पैक्ट आएगा कि जनता को लगेगा अरे ये तो भ्रष्ट है, लेकिन अगर ग्राउंड पर भ्रष्टाचार पहले जैसा ही है
तो अगर 15 साल भाजपा ने सरकार बना ली, तो 10 साल अगर कांग्रेस भी बना ली, तो क्या बड़ी तो आप ये कह रहे हैं दोनों टर्म्स में भ्रष्टाचार रहा? मैं ये कहूंगा दोनों टर्म्स एक जैसे रहे। ग्राउंड पे अगर भ्रष्टाचार दिखता है तो लोगों को समझ में आता है भ्रष्टाचार है। अब अगर भूपेश बघेल के नाम पर भ्रष्टाचार की बात है, इलेक्शन के बाद अभी बीजेपी ने या ईडी ने अभी भी इसलिए कोई एफर्ट नहीं किए, क्योंकि अगर अभी एफर्ट करेंगे तो पोलराइजेशन ना हो जाए, कहीं उनको विक्टिम कार्ड ना खेल लें। तो मुझे लगता है कि चुनावों के तुरंत बाद ईडी इस पर काम करेगी। बिल्कुल। और इस बीच भास्कर घोष बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लड़ाई और टक्कर की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में वापसी करना बहुत महत्वपूर्ण है। भास्कर घोष साहब, आपसे सवाल करेंगे, बीजेपी की छत्तीसगढ़ की लड़ाई जो है कितनी महत्वपूर्ण? लोगों को 700 गांव खाली किए थे, लोगों को 3 लाख लोग पलायन किए, तो इसका मुद्दा बस्तर में अभी है। जैसे स्वयं मुका जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उस सलवा जुड़ुम में घर जला दिया गया, किसी को बेटी कोए, किसी को माँ को कोए, किसी भतीजा को कोए। ऐसा लोगों को, पापी लोगों को वोट नहीं देंगे। मनीष को जब एक लड़ रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी बाल अच्छा सा वो खत्म हो गया कम वोट पाने से, इसलिए जनता उसी को जानते थे, यहाँ के आदिवासी लोग उसी को जानते थे। उसको सीन खत्म होने से पहले हार चुका है। 5 बार विधायक, अभी 6वीं बार। पिछले साल 6,700 वोट से जीता था, इस समय उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो लगभग 12% का जो वोट परसेंट डिफरेंस रहा था, वो अदिति पिछली बार देखने को मिला था। भास्कर घोष से आप सवाल करेंगे। बिल्कुल भास्कर घोष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से 2024 बहुत महत्वपूर्ण है और उसका रास्ता कहीं ना कहीं 90 सीटों से होकर गुजरता है, कैसे देखते हैं आज का चुनाव? भास्कर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम एक बार फिर चलते हैं। पूर्णिमा, जिस तरीके से आज का चुनाव कांग्रेस के लिए, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार अदिति, बस मैं कंफर्म कर लूं, भास्कर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? आप अच्छे से फ्रेम में एक बार आ जाएंगे। बहरहाल देखिए, अभी तस्वीरें क्योंकि पोलिंग बूथ्स की आने लगी है, सब लोगों के पहुंचने का सिलसिला, जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे थे। देखिए, सुकमा में ब्लास्ट का जिक्र छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान अभी ये खबर भी है, और इसके साथ साथ बाकी जगह ये टोंडामरा का इलाका है जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, सुकमा में ये खबर मिल रही है। बहरहाल कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, चंदन कश्यप, केदार कश्यप, लता उसेंडी और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी भी पहुंचे, मोहन मरकाम भी पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। बहरहाल लेकिन कांग्रेस के लिए किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो भी समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल दिए हैं और अब की बार 75 पार का नारा टीना करमवीर कांग्रेस की तरफ से दिया गया। अब की बार 75 पार, क्या लगता है ये 75 पार क्यों कांग्रेस के लिए रहने वाला है? क्योंकि गंभीर आरोप न सिर्फ भ्रष्टाचार के बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े आरोप लगे, और रिसेंटली ईडी का दावा तो कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल पैदा करता हुआ नजर आ रहा है आपको? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के महापर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और जो कि पहली बार वोट देने जा रहा है, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि एक वोट मोहब्बत के नाम जरूर दे और एक वोट रोजगार के नाम पर दे। और जिस प्रकार देखिए हमने शासन चलाया है भूपेश बघेल साहब ने, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर जो गवर्नेंस चलाकर काम कर दिया है, उसी पर भरोसे पर मैं चाहती हूँ कि वहां की जनता उनको वोट दे। और जिस तरीके से अभी सीबीआई की बात चल रही है, देखिए विपक्षी पार्टियों पर तो लगातार सीबीआई का घेरा लगातार हुआ है। आप देखेंगे कि जब चुनाव नजदीक आने लगे और जब भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा, तो उन्होंने किसको आगे किया? देखिए, ईडी सीबीआई को हम लगातार कहते हैं इनकी घटक दल है, वो एनडीए का हिस्सा है। इसीलिए जब भी नहीं तो टीना जी, आपका हिस्सा कौन है इस बार छत्तीसगढ़ में? आम आदमी पार्टी? देखिए, हमारे साथ तो हमारे साथ जनता है और जनता सर्वोच्च है। आम आदमी पार्टी है या नहीं है टीना जी? देखिए आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, कांग्रेस का हिस्सा है या नहीं? कांग्रेस की पार्टी है या नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कैसे? कांग्रेस पार्टी तो अपने आप में पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कहते हैं लोग आपके एटी में वो इंडिया अलायंस का हिस्सा। बात
आपने सवाल ही गलत पूछा। आप ये पूछिए इंडिया अलायंस का हिस्सा है या नहीं है। इंडिया अलायंस का मैम हिस्सा होती तो आप लोग आपस में लड़ नहीं रहे होते। वैसे पेपर्स में है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा, लेकिन आप चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ कर रही है। पहली बार ऐसा है। लेट मी ऐड ऑन टीना जी, आपका इंडिया अलायंस बनने के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें आपके खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। टिकट पे टिकट आम आदमी पार्टी जारी कर रही है, तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हो लेकिन छत्तीसगढ़ में तो खिलाफ खड़ी है ना। देखिए, इंडिया अलायंस का मैं पहले बता दूं, वो लोकसभा चुनाव के लिए, वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है अलायंस। और दूसरी बात, हम सक्षम, मतलब वही जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में दुश्मनी, वही वाला हाल है ना। राज्यों में खिलाफत और दिल्ली में दोस्ती, यही है ना इंडिया अलायंस का। देखिए यानी इसका मतलब आइडियोलॉजी कोई चीज नहीं है, मैं ये मानूं क्या? आइडियोलॉजी कोई चीज नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी तो सिर्फ सुविधा के हिसाब से राजनीति हो रही है। कांग्रेस जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है, हमारे साथ नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई हैं। आइडियोलॉजी का जिक्र हो रहा है, चुनाव सिर पर है, और चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, चाहे तेलंगाना, दूसरी पार्टी से लाकर एंड मोमेंट पर कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़कर दूसरी पार्टी के लोगों को चुनाव में उतारना, और कोई एक पार्टी का नाम नहीं है, सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में आप आइडियोलॉजी का जिक्र करें आज की तारीख में? देखिए, जो 3 राज्य हैं, 5 राज्यों में से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही 3 राज्य बहुत ज़्यादा निर्णायक रहने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, उधर मिजोरम में भी स्टार्ट हो चुकी है। आज बात हो रही है इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस पूर्ण रूप से अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो चुकी है इन इलेक्शंस में, साफ देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां आम आदमी पार्टी, जोगी जी की पार्टी और जो वहां की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, वो जो फाइट दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा निर्णायक होंगी। मुझे को लगता है उनकी वजह से जो पोलराइजेशन वोट्स की होगी, वहां पे असली गठजोड़ देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही कांटे की चक्कर दोनों ही तरफ से दिख रही है। और आज क्योंकि जो राजनांदगांव है, वो वहां पे सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो रमन सिंह, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके वहां पे आज खड़े हो रहे हैं, तो बहुत ही निर्णायक स्थिति होने वाली है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप में मानती हूँ कि ईडी का ये कितना ये चेंज कर सकता है ग्राउंड लेवल पर, वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अभी पूरा मनी ट्रेल साबित होगा। आप समय टाइमिंग देखिए, टाइमिंग की बात हम इसलिए नहीं कर सकते हैं। नहीं, टाइमिंग की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि वो आपने पूछा कि कितना बड़ा उसको डेंट कर सकता है, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले इतने गंभीर आरोप लगना, बीजेपी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बघेल सरकार पर हमला बर रही है, तो जाहिर है एक असर तो कम से कम उसका देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो मनी ट्रेल 508 करोड़ का जो सामने आया है, तो ये अपने आप में इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहेगा कि कैसे ब्लैक मनी को चुनावों में कांग्रेस अपने प्रचार में इस्तेमाल करती है। लेकिन शराब घोटाला जो गंगा जल हाथ में लेकर भूपेश बघेल ने ये शपथ खाई थी कि मैं शराब से मुक्त करूंगा। आपको राजनांदगांव का, क्योंकि आपने जिक्र किया, अमर सदाना हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमर, 2008 से 18 रमन सिंह लगातार जीतते रहे, उसके बाद इस बार गिरीश देवांगन को उनके सामने खड़ा किया गया है। राजनांदगांव की जनता क्या सोच रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस मुकाबले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी पोलिंग बूथ के बाहर ही मैं खड़ा हूं और लगातार जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। युवाओं की हम बात करें तो हमारे साथ में युवा हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या सोच है और मताधिकार का प्रयोग जो है किन मुद्दों को लेके आप जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और क्या एजेंडा है जो आप मत करने आए हैं। कितने बजे का? मेन तो पहला ये है कि रोजगार सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे युवाओं के लिए, और बाकी सबका विकास होना चाहिए, जितने भी वर्ग है सबको देख के चलना चाहिए, और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन बात। और किसी भी तरीके से अपना अपना सबको देखना चाहिए, हर लेवल के लोगों के लिए होना चाहिए विकास का कार्य। कैसे लोगों को वोट कर रहे हैं आपकी? एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो शिक्षित हो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर नेता शिक्षित नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद साथ ही साथ देखिए कि पिछला अगर कोई है मतलब जो है नेता जो खड़ा है तो काम किस तरीके से किया है, कैसा काम किया है, ये भी मायने रखता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहती है हर प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी मुद्दा है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने जो है 2500 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, पर कितना अमल होते दिख रहा है और क्या इम्प्लीमेंट होगा आगे?
उसके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, बहुत से लोग हैं जिन उसमें प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं, जिस तरीके से निकाला गया कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो हिसाब से कट जा रहा है बहुत से लोगों का, तो इसको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होती है, तो युवाओं से हमने जानने की कोशिश की कि बेरोजगारी किस तरह से जो है आड़े आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं जो मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और बाहर खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने आए? मैं बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने आई हूँ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। पढ़ लिख के सब बेरोजगार पड़े हैं, इन लोग का रोजगार मतलब मिलना चाहिए। अच्छा, रोजगार एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा और क्या मुद्दा होनी चाहिए जिसको लेके वोट करें? कैसे नेताओं को चुनना चाहते हैं? अच्छे नेताओं को चुनना चाहिए ताकि विकास हो सके गांव का, और जो जातिवाद है वो भी नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है अमर, आप रहिएगा हमारे बिल्कुल, साथ, देखिए, और वहाँ पर जातिवाद मौजूद को जनता से लेकर बातचीत भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आदिति, बेरोजगारी मुद्दा है, उसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम राज्य बदलते जाएंगे तो राज्यों के मुद्दे अलग हो जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल क्या लोकसभा चुनाव के माने जा सकते हैं, हालांकि मुद्दों के आधार पर थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। तो आज खैर राजनांदगांव की जनता निकल चुकी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और कुछ सीटों पर आदिति वोटिंग पहले ही शुरू हो गई। इसी बात की है कि गारंटी वर्सेस जो कहा है घोषणा पत्र का नाम बदल के भरोसा पत्र किया है, तो कितना इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन सेमीफाइनल हो या ना हो, इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव सेट करता है। लेकिन आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, 20 विधानसभाओं के 11 जिले में वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई जगह 3 बजे शुरू होकर सुबह 7 बजे शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी, और 10 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर 8 बजे से 5 बजे तक चलेगी। और उसमें से आपको कुछ नाम बताए थे जो 7 बजे। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मिजोरम में भी चुनाव और मतगणना चालू है, और ऐसे में मिजोरम के सीएम ईवीएम की खराबी की वजह से नहीं डाला गया वोट, और मुख्यमंत्री को आदिति, थोड़ी देर पहले खबर आई थी जोरामथंगा ने वोट डाल दिया है, हालांकि अपडेट इसमें यही है कि वो वोट नहीं डाल पाए बिल्कुल ईवीएम की खराबी के चलते, और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आता हूं, और ईवीएम की खराबी की वजह से वोट नहीं डाल पाए हैं खुद मुख्यमंत्री। और वो सुबह 7 बजे ही, ये बताया गया कि सुबह 7 बजे ही वो घर से निकल गए थे, उनके लोग उनसे मुलाकात करने आए थे, तमाम कार्यकर्ता आए, और जब वो बूथ पर पहुंचे तो वहां पर ईवीएम की एक टेक्निकल खराबी के चलते वोट वहां पर नहीं डाल पाए। बहरहाल सीएम जोरामथंगा अब से थोड़ी देर बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मतदान मिजोरम की 40 सीटों पर भी हो रहा है, जहां पर बीजेपी 1 पर है, कांग्रेस 5 पर है। यानी कि अगर दोनों ही पार्टीज की आप बात करेंगे तो मिजोरम को लेकर बहुत उस तरीके का एक्साइटमेंट इन दोनों राष्ट्रीय पार्टीज में है नहीं, क्योंकि मिजोरम की जो स्थिति है वो कुछ अलग नजर आती है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में जोश बना हुआ है, मध्य प्रदेश और क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर जोश बरकरार है। एमएनएफ 25 सीटों पर वहां मिजोरम में है, मिजोरम को भी जरूर टच करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर हो रही है जहां पर वोटिंग हो रही है, भास्कर घोष भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। सवाल यही है कि आखिर वो जो 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई, फिर भूपेश बघेल सरकार कहती है कि अब की बार 75 पार, 2018 में 12% का वोट शेयर का डिफरेंस। बीजेपी के पास ऐसे क्या आधार हैं कि बीजेपी को लगता है कि वापस सत्ता हासिल कर पाएगी? ऐसा क्या कर दिया आपने इन 5 सालों में कि जनता को आप कन्विंस कर पाए? देखिए, पहले तो बात ये क्या कि आपके माध्यम से मैं दर्शक को बधाई देता हूं कि आज वोट जो हो रहे हैं उन लोग भारी मतों से वोट दे रहे हैं, भारी संख्या से वोट दे रहे हैं। और आपकी जवाब मैं दूं कि 15 साल और 5 साल की अगर आप तुलना करें तो हमारे जो मोदी जो बोले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही प्रयास में ही फर्क है 15 साल और 5 साल में। 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को जो दिया, जो डेवलपमेंट के काम वहां पे किए, ये 5 साल में वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। और सिर्फ ध्वस्त नहीं, आज 5 साल में इन लोग अपराध को और करप्शन को एक चरम सीमा में पहुंचा दिए हैं, जिसका सबसे लेटेस्ट नतीजा यही है कि आज जो ऐप, महादेव ऐप लेके जो भी कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, उसमें बार बार एक सीएम का नाम आ रहा है। वो साहब, आप महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, लेकिन यही बातें पिछले जो 15 साल का आपका कार्यकाल था, यही बातें आपके लिए कही गई थी। 15 साल में जितना करप्शन हुआ, कांग्रेस तो अभी भी उस 15 साल को याद दिला रही है लोगों को, और जनता उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेस बताए कौन से महादेव ऐप उस 15 साल में हमने तैयार किए है?
कौन से सारे जो डेवलपमेंट हमने किए हैं, कौन से डेवलपमेंट में कांग्रेस का आपत्ति है? पॉइंट टू पॉइंट बोले ना, हम तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो हमने 15 साल में की और आज जो छत्तीसगढ़ खड़ा है उसमें फर्क कितना है? कुछ नहीं है फर्क। उसी को पॉलिश कर रहे हैं 5 साल से। नहीं, लेकिन तो ये है कि हमारे जो विकास है, विकास भास्कर को जी जो रथ ठीक चला था, है, ये वो बातें रथ आप 5 कहिए, ये साल बातें आप जरूर कहिए, लेकिन भूपेश बघेल तो ये क्लियर कह चुके हैं और इसके साथ साथ राजस्थान के सीएम भी कहते हैं कि इस बार चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, इस बार आपके बिहाफ पर ईडी चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है। बहरहाल इसी बीच में टीएस सिंहदेव का भी रिएक्शन आ गया है। टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में राम का नाम ही नहीं है, राम के नारे नदारद नजर आ रहे हैं। ये टीएस सिंहदेव का अभी रिएक्शन आया, उससे सिर्फ अपडेट कर रही हूं सर। इसी बीच में सर्वेश पाठक भी राजनीतिक विश्लेषक न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।